हाय एवरीवन, दिस इज योर फाइनेंस आचार्य जतिन नागपाल एंड आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अ वेरी शॉर्ट येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेपो रेट. सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स विच वाज रिसेंटली एडेड इन द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल. और ये टॉपिक जो आपका कल एग्ज़ाम है, जुलाई एग्ज़ाम है जो, तो उसके लिए भी ये रेलिवेंट है. सो आई रिसीव्ड सम रिक्वेस्ट फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर हमें रेपो रेट में मतलब याद नहीं आ रहा, भूल चुके हैं थोड़ा सा रेपो रेट का कॉन्सेप्ट. तो इसलिए आई एम मेकिंग अ वेरी क्विक वीडियो ताकि आप सभी रेपो रेट को फटाफट से रिकॉल कर पाओ. तो चलो याद करते हैं कि रेपो रेट क्या होता था. मान लो दिस इज़ अ बैंक ए और ये राइट साइड पे है आपका बैंक बी. ये है मान लो आपका बैंक ए एंड ये है बैंक बी. अब बैंक ए को पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? 1000 करोड़ रुपीस चाहिए बैंक ए को फॉर 14 डेज. मान लो सर इतने ज़्यादा पैसे क्यों चाहिए बैंक ए को? बैंक्स को काफ़ी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, अपनी रेशियोज वगैरह, कैपिटल रेशियो, उसके अलावा SLR, CRR वगैरह. तो वी विल नॉट गो इनटू ऑल दैट स्टफ. बट मान लो कि बैंक ए को पैसा चाहिए कितना? 1000 करोड़. 1000 करोड़, 1000 करोड़ फॉर 14 डेज. फॉर 14 डेज. तो ये बैंक बी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे 1000 करोड़ दो ना. तो बैंक बी कहता है कि अच्छा, तो वापस में गिरवी में क्या रख रहे हो? एज ए कोलेट्रल, एज ए सिक्योरिटी क्या रख रहे हो? बैंक ए कहता है कि अरे मैं तो एक अच्छा खासा बैंक हूँ. मान लो दैट दिस इज HDFC बैंक और ये है आपका मान लो SBI. ये है SBI. तो HDFC कहता है अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, आई एम HDFC बैंक, इतना फेमस बैंक तो हूँ. तो इन दैट केस तुम मुझे 1000 करोड़ दे दो, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा पैसा. तो SBI कहता है कल किसने देखा? SBI कहता है कल किसने देखा? 14 दिन बाद अगर तुम मेरा पैसा वापस करने काबिल ना बचे, मान लो दैट यू आर नॉट, कुछ भी गड़बड़ होती है HDFC में, तो इन दैट केस SBI कहते हैं मुझे तो 1000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा. सो आई एम नॉट विलिंग टू लेंड यू इन दिस वे. आई एम नॉट विलिंग टू लेंड यू. अच्छा, तो अब HDFC कहते हैं यार ये तो दिक्कत होगी. तो चलो एक काम करो, HDFC कहते हैं कि मेरे पास कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े हैं, आप उसमें से 1000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 1000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज ए सिक्योरिटी रख लो. 14 डेज के लिए एज ए सिक्योरिटी रख लो. तो SBI कहता है अगेन नो, नहीं दूंगा लोन. HDFC बैंक कहता है अब क्या दिक्कत है, जो 1000 करोड़ का मैं आपसे लोन मांग रहा हूँ 14 दिनों के लिए, वो भी सिर्फ, और बदले में 1000 करोड़ की सिक्योरिटी भी रख रहा हूँ, तो अब क्या दिक्कत है? SBI कहते हैं कि 14 दिन बाद इस 1000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वैल्यू 1000 करोड़ ही होगी, इसकी क्या गारंटी है? याद करो, बॉन्ड्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती थी क्या? ऑफ कोर्स यस. अगर मतलब बॉन्ड्स में नहीं जाएंगे, बट वैसे अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तब बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है, या देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. तो इसलिए हम कहते हैं कि मान लो SBI कहता है कि आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज मान लो आपके कोलेट्रल की वैल्यू रह गई सिर्फ और सिर्फ 950 करोड़ और तुमने हमें पैसे ना दिए, तो उस केस में हमें तो फिर से 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा. तो हम तुम्हें लोन फिर से नहीं देंगे. तो HDFC कहता है यार ये तो तंग करने पे ही आ गए SBI वाले. तो कहता है चलो ठीक है, तो इस बार हम सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ा के, वो कहता है मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ मान लो 1100 करोड़. मान लो 1100 करोड़. तो SBI कहते हैं हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है कि क्योंकि 1000 करोड़ का लोन है और हमारे पास बॉन्ड्स जो हैं वो 1100 करोड़ के पड़े हैं. तो अगर इन बॉन्ड्स की वैल्यू में कुछ 40-50 करोड़ रुपीस की गिरावट आती भी है, मान लो कि 40-50 करोड़ की वैल्यू गिर गई इन बॉन्ड्स की, तब भी दीज बॉन्ड्स विल बी वर्थ रुपीज 1050 करोड़ विच इज़ मोर देन योर लोन अमाउंट, जो कि आपके लोन अमाउंट से ज़्यादा है. राइट. तो देयरफॉर अब SBI कह रहा है कि हाँ यार तुम्हारे सिक्योरिटी की वैल्यू से तो अब हम संतुष्ट हैं, बट अभी भी एक दिक्कत है.
अभी भी एक दिक्कत है। HDFC वाले कह रहे हैं अरे अब क्या दिक्कत है। SBI कहता है, ध्यान से सुनो, SBI कहता है कि अगर तुम डिफॉल्ट कर गए, मतलब HDFC अगर डिफॉल्ट कर गया, तो इन दैट केस इस गवर्नमेंट बॉन्ड्स का पोजेशन SBI को इजीली थोड़ी ना मिल जाएगा। सबसे पहले इनको IBC में जाना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में, वहाँ पर मतलब जो भी लीगल प्रोसेस रहेगा सारा का सारा बाइंडिंग अप का प्रोसेस होगा, सब कुछ होगा। तो कह रहे हैं वो तो बहुत लंबे लीगल चक्कर होते हैं, हम इतने लंबे लीगल चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम इतने लंबे लीगल चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो HDFC कहता है कि ठीक है, अगर लोन देना ही नहीं था तो पहले ही मना कर देते, इतना ड्रामा क्यों किया। SBI कहता है रुको, एक तरीका है अभी भी जिससे तुम्हें लोन मिल सकता है। HDFC कहता है क्या? कहता है ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर अगर आज HDFC तुम मुझे ये जो बॉन्ड्स हैं इसे आप आज मुझे सेल कर दो, सेल कर दो गिरवी रखने की जगह, लाइक सेल दीज बॉन्ड्स, ठीक है। और फिर 14 दिन बाद हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं कि आफ्टर 14 डेज HDFC will buy back these bonds at a predetermined price। 14 दिन बाद HDFC यही बॉन्ड आएगा और खरीद के ले जाएगा एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। है सर ये क्या किया? देखो देखो, जब आप चीज को गिरवी रख रहे थे, पहले केस में आप अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गिरवी रख रहे थे, तो उस केस में आप क्या कर रहे थे कि अब HDFC आज जाता है SBI के पास, SBI को बोलते हैं कि ये लो मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इसे मैं रख रहा हूँ आपके पास एज ए कोलेट्रल, 14 दिन बाद मैं आऊँगा, आपका लोन रीपे कर दूंगा, तो आप मेरा कोलेट्रल रिलीज कर देना, ठीक है। बट इस सीन में दिक्कत ये थी कि अगर HDFC बैंक डिफॉल्ट करता है तो SBI को लीगल चक्रों में काफ़ी पड़ना पड़ेगा, उसको सारी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ेंगी, और वो लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद ही SBI इस कोलेट्रल को आगे अपने किसी यूज़ को कर सकता है, इस कोलेट्रल को आगे अपने पास ला सकता है, ठीक है। बट अगर हमारा है सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो रहा है कि HDFC बैंक अगेन आज जा रहा है SBI के पास, अपने बॉन्ड्स SBI को दे रहा है, बट इस केस में वो एज ए कोलेट्रल नहीं रख रहा है SBI के पास, रादर वो अपने बॉन्ड्स आज SBI को बेच रहा है, इट इज सेलिंग इट्स बॉन्ड, बेच रहा है अपने बॉन्ड्स। तो SBI के पास इन बॉन्ड्स की ओनरशिप आज ही आ गई, इन बॉन्ड्स की ओनरशिप अब किसके पास है? SBI के पास। तो अगर तो HDFC 14 दिन बाद आता है और प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, दैट इज जो भी आपकी लोन अमाउंट है, इन अदर वर्ड्स जो मैं बोलूं कि जो आपकी लोन अमाउंट है उसको जब वो रीपे कर देगा, सो दिस इज योर प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो जब वो उस प्री डिटरमाइंड प्राइस पे अगर पे कर देता है SBI को, तो SBI उसके बॉन्ड्स उसे वापस बेच देगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर HDFC नहीं आता, वो शो ही नहीं होता, वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो उस केस में SBI को किसी लीगल झमेले की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बॉन्ड्स की ओनरशिप तो ऑलरेडी SBI के पास पड़ी है। ओह, पिछले केस में क्या था? SBI के पास ये बॉन्ड सिर्फ एज ए कोलेट्रल पड़े थे, तो उस केस में अगर इन बॉन्ड्स की ओनरशिप SBI को लेनी थी तो लीगल रूट के थ्रू ही लेनी पड़ती, लीगल रूट के थ्रू लेनी पड़ती। बट इस केस में तो ऑलरेडी ओनरशिप SBI के पास है, तो देयरफॉर नो लीगल झमेला। अगर 14 दिन बाद HDFC आता है तो वो अपने बॉन्ड्स, तो वो पैसे देगा और अपने बॉन्ड्स को वापस से खरीद के ले जाएगा। अगर HDFC आता ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, SBI उसके सारे के सारे बॉन्ड्स रख लेगा, SBI बॉन्ड्स सारे के सारे रख लेगा। इनकी ओनरशिप तो SBI को ट्रांसफ़र हो ही चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने HDFC ने अपने बॉन्ड्स सेल किए थे SBI को।
सेल किए थे SBI को। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर जनरली ये होता है कि मान लो कि आप सेल कर रहे हो अपने बॉन्ड्स मान लो 99.5 पे, और 14 दिन बाद मान लो आप खरीद रहे हो बॉन्ड्स को 99.8 पे। तो ये जो 30 पैसे का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस ऑफ 30 पैसा, दिस डिफरेंस ऑफ 30 पैसा या 0.3 रुपीस is can be seen as interest portion, can be seen as interest portion। तो क्योंकि यहाँ पर हमेशा रेपो रेट में क्या होगा कि जो जिसको भी पैसा चाहिए, जैसे इस केस में HDFC को पैसा चाहिए, तो HDFC बेचेगा अपने बॉन्ड सस्ते भाव पे और कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि कुछ दिनों बाद थोड़े से महंगे भाव पे इन बॉन्ड्स को वापस खरीदेगा। तो वो जो डिफरेंस है, जैसे इस केस में HDFC कह रहा है कि मैं 99.5 रुपीज़ के भाव पे ये बॉन्ड्स बेच रहा हूँ, ठीक है, और फिर 14 दिन बाद 99.8 रुपीज़ के भाव पे ये बॉन्ड्स मैं दोबारा से खरीद लूँगा, ये बॉन्ड्स मैं दोबारा से खरीद लूँगा। तो दिस डिफरेंस ऑफ 30 पैसा रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट पोर्शन, रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट पोर्शन। समझ में आया, समझ में आया? तो यहाँ पे लग रहा होगा आपको कि अरे सिर्फ 30 पैसा, इतना कम इंटरेस्ट, पर परसेंटेज में निकाल के देखो, अगर आप परसेंटेज में निकाल के देखोगे तो यू विल फाइंड कि 3 पैसे अपॉन 99.5 पर ये है आपका 14 दिनों का इंटरेस्ट सिर्फ। तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.75%, अप्रॉक्सीमेटली 7.75% पर एनम। रादर लग रहा था सिर्फ 30 पैसे, बट रेपो रेट का तो इतना भी नहीं होता रेट, रेपो रेट का रेट ये 7.5% वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। अच्छा, तो दिस होल ट्रांजेक्शन, दिस होल सिस्टम इज नोन एज रेपो। रेपो की फुल फॉर्म जानने का समय आ गया है, जो कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता रहती। इट इज रेपो का मतलब होता है रीपरचेज एग्रीमेंट। सो दिस इज योर रेपो, रेपो दैट इज रीपरचेज एग्रीमेंट, जिसमें आप अपने बॉन्ड्स आज बेचते हो एक प्राइस पे और फिर साथ ही में एग्रीमेंट कर लेते हो कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, जैसे आफ्टर 10 डेज 14 डेज आप ये बॉन्ड्स वापस से परचेज कर लोगे। दैट इज यू विल रीपरचेज दिस बॉन्ड्स अगेन एट अ डेफिनेट प्राइस, एट अ प्राइस। ये प्राइस भी आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हो कि किस प्राइस पे आप रीपरचेज करोगे। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। आया समझ में, आया समझ में? तो यहाँ पर इसमें एक दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज कि हमारी हमेशा अगर हम बॉन्ड्स बेच रहे हैं मान लो 99.5 पे, तो ये ऑब्वियस है कि इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू 99.5 नहीं होगी, इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इट कैन बी, मे बी मार्केट वैल्यू हो सकती है इनकी, इधर ही लिख देता हूँ, मान लो 101 रुपया। तो इन दैट केस जो ये 1 हमने मार्केट वैल्यू से 1.5 रुपये कम पे बेचा, तो दिस 1.5 रुपीज़ रिप्रेजेंट्स मार्जिन, दिस 1.5 रुपीज़ रिप्रेजेंट्स मार्जिन। अब इसको अपने एफ एंड ओ वाले मार्जिन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मार्जिन या इसे हेयर कट भी कहते हैं, हेयर कट। तो ये हेयर कट क्यों लगाते हैं? एज आई अर्लियर एक्सप्लेन्ड कि अगर मान लो SBI 101 रुपये, जिसका कोई ऐसा बॉन्ड जिसका मार्केट में भाव चल रहा है 101 रुपये, अगर मान लो कि SBI ये बॉन्ड 101 रुपये का ही खरीद लेता है, 101 रुपये का ही खरीद लेता है, तो इन दैट केस अगर कल को इसका प्राइस गिर गया और मार्केट वैल्यू हो गई मान लो 100 रुपये, तो इन दैट केस SBI को तो लॉस हो जाएगा। उसने ये बॉन्ड्स 101 में खरीदे थे, बट अब मार्केट में उसकी प्राइस हो गई है 100 रुपये, तो SBI को लॉस हो गया ना, SBI को लॉस हो गया। तो इसलिए
यहाँ पर क्योंकि हमारा SBI का जो मोटिव है वो एक्चुअल में बॉन्ड परचेज करना नहीं है, वो इन बॉन्ड्स को सिर्फ एक तरह से सिक्योरिटी रखने का ही मोटिव है। तो हम जब भी कोई भी सिक्योरिटी रखते हैं तो हम हमेशा एक हेयर कट तो लगाते ही हैं। जब भी हम कोई भी सिक्योरिटी रखते हैं तो हेयर कट तो हमेशा लगाते ही हैं। तो यहाँ पर SBI का मोटिव सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हमने हेयर कट लगाया 1.5 रुपये, 1.5 रुपये, दैट इज 1.48%। अगर परसेंटेज में बोलूँ तो यहाँ पर हमारा हेयर कट है या मार्जिन है 1.48%, 1.48%। क्लियर हो गया रेपो का सिस्टम सारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो कि ये जो मार्केट वैल्यू हमने ली 101 रुपये बॉन्ड्स की, तो ये क्लीन प्राइस होना चाहिए या डर्टी प्राइस होना चाहिए? क्लीन प्राइस होना चाहिए या डर्टी प्राइस होना चाहिए? तो क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस याद है, क्लीन प्राइस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ बॉन्ड विदाउट कंसिडरिंग द एक्रूड इंटरेस्ट पोर्शन ऑन दैट बॉन्ड। डर्टी प्राइस क्या होता है कि जब हम क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं, तो दैट इज अवर डर्टी प्राइस। अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? सो द आंसर इज कि यहाँ पर जो हम मार्केट वैल्यू लेते हैं इट इज डर्टी प्राइस, डर्टी प्राइस। और उसके पीछे रीजन ऑब्वियस है। मान लो कि कोई बॉन्ड है, मान लो कि कोई बॉन्ड है जिस पर एक्रूड इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू है, जिसका क्लीन प्राइस है मान लो 98 रुपीज़, बट इस पर 300 दिनों का इंटरेस्ट भी एक्रूड है, 300 दिनों का इंटरेस्ट भी एक्रू हो चुका है इस बॉन्ड पर। तो वो कितना है? मान लो 7 रुपीज़। तो आज की डेट में अगर वैसे आप टेक्निकली सोचो, अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हो तो इन दैट केस दिस बॉन्ड इज वर्थ ₹105। 98 रुपीज़ तो सिर्फ क्लीन प्राइस है, 98 रुपीज़ तो सिर्फ क्लीन प्राइस है। यहाँ पर जो 7 रुपीज़ इंटरेस्ट एक्रूड पोर्शन है, अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हो तो इस एक्रूड इंटरेस्ट पोर्शन के भी तो आप हकदार हो जाओगे। सो देयरफॉर द ट्रू वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स इज 105 रुपीज़ ओनली। तो ये चीज़ SBI को भी अच्छी खासी पता है, तो इसलिए SBI विल कंसिडर द डर्टी प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड वेल कंसिडरिंग इट्स वैल्यू एज ए इन द रेपो ट्रांजेक्शन। रेपो ट्रांजेक्शन में जब उसने इस बॉन्ड की वैल्यू कंसिडर करेगा तो डर्टी प्राइस को कंसिडर करेगा। आ गया समझ में? ठीक है, सो दिस इज योर रेपो रेट। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो ये वाली लेग है, दिस लेग, जब हम बॉन्ड्स को बेच रहे हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजेक्शन, फर्स्ट लेग ऑफ रेपो ट्रांजेक्शन। और सेकंड लेग कौन सी है? ऑब्वियसली दिस नीचे वाली, ये वाली, जहां पर आप बॉन्ड्स को बाय बैक कर रहे हो। सो दिस इज योर सेकंड लेग, दिस इज योर सेकंड लेग। इधर लिख देता हूं, दिस इज योर सेकंड लेग। क्लियर है? सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट। एक क्वेश्चन है ICAI का इसी पे, फटाफट से मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि बैंक A entered into a repo for 14 days with बैंक B in 10% government bonds of India 2028 at 5.65%. So this is repo rate which is given in the question. This is repo rate which is given in the question. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बैंक A को पैसा चाहिए, बैंक A को पैसा चाहिए बैंक B से, और वो पैसा ये कैसे इकट्ठा कर रहा है? वाया अ रेपो ट्रांजेक्शन, वाया अ रेपो ट्रांजेक्शन। रेपो रेट हमें गिवन है 5.65% का। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बैंक A को, आपको पता है कि बैंक A को कोई ना कोई अपने बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे,
रेपो ट्रांजेक्शन के लिए। तो बैंक ए कौन से बॉन्ड्स बेच रहा है अपने 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। तो उसके पास ये बॉन्ड्स पड़े थे। तो और ये इनकी फेस वैल्यू क्या है इन बॉन्ड्स की 8 करोड़। इन बॉन्ड्स की फेस वैल्यू है 8 करोड़। Assuming that the clean price is rupees 99.42 and initial margin be 2%। इनिशियल मार्जिन मैंने अभी बताया था। इनिशियल मार्जिन जैसे ऊपर वाले केस में हमारा इनिशियल मार्जिन क्या था यहाँ पे 1.48%। 1.48%। इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल मार्जिन दे रखा है 2%। एंड डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट टू बी 262 डेज। तो सबसे पहले तो हमें डर्टी प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फिर हमें रेपो वगैरह का आगे देखना है। तो चलो वैसे मैं एक बार फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ रेपो में होगा क्या। सबसे पहले बैंक सेल करेगा अपने बॉन्ड्स को, अपने 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करेगा। किस प्राइस पे सेल करेगा वो भी हम देख लेते हैं। और फिर उसके बाद बाय बैक करेगा। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं बनानी, ये नो नीड टू शो इन एग्जाम, नो नीड टू शो इन एग्जाम। तो फिर उसके बाद ये अपने बॉन्ड्स को बाय बैक करेगा एट सर्टेन प्राइस, वो भी हमें निकालना है। तो चलो सबसे पहले तो ये सारी डीलिंग का जो बेस है वो क्या रहेगा, द आंसर इज डर्टी प्राइस। तो हमें डर्टी प्राइस सबसे पहले कैलकुलेट करना है। इस केस में कितना है डर्टी प्राइस, डर्टी प्राइस इज 99 क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका क्लीन प्राइस कितना गिवन है 99.42, 99.42। तो इट इज़ 99.42 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 262 डेज का एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे याद रखना कि जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, मार्केट वैल्यू पे मत एक्रू करने स्टार्ट हो जाना इंटरेस्ट को। तो इट विल बी 100 इंटू 10%। 10% कहाँ से आया, इस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कितना है 10% लिखा हुआ है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो देयरफॉर दिस इज अ 10% बॉन्ड। और याद रखना कि ये एक इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा विच इज 100 रुपीज इंटू 262 डेज अपॉन 360। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 106, लेट मी चेक, yes 106.70। so this is your dirty price। पहली बात तो this is your dirty price। तो आपका जो बॉन्ड्स थे, आपने कितने फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स अपने बेचने जा रहे हो, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 8 करोड़ की फेस वैल्यू वाले बॉन्ड्स आप बेचने जा रहे हो। बट वो तो फेस वैल्यू हो गई, आप बॉन्ड्स को क्या फेस वैल्यू पे बेच पाओगे, द आंसर इज नो। आप बेचोगे मार्केट वैल्यू माइनस इनिशियल मार्जिन पे, मार्केट वैल्यू माइनस इनिशियल मार्जिन। तो इनकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन बॉन्ड्स की, तो मार्केट वैल्यू होगी इन बॉन्ड्स की, इट इज सिंपल यूनिटरी मेथड। अगर एक 100 रुपये वाला बॉन्ड 106.7 रुपये का है तो 8 करोड़ के बॉन्ड्स कितने के होंगे, सो इट विल बी 8.536 crores। सो दीज बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू है आपकी 8.536 करोड़, 8.536 करोड़। ठीक है, तो क्या अगर आप बैंक बी के पास जाओगे तो इन बॉन्ड्स को मार्केट वैल्यू पे ही बेच पाओगे, 8.536 करोड़ पे बेच पाओगे, द आंसर इज नो। तो यहाँ पे आप इन्हें बेच पाओगे इनिशियल मार्जिन को कम करने के बाद, लेस इनिशियल मार्जिन विच इज 2% एट द रेट ऑफ 2%। तो कितना इनिशियल मार्जिन यहाँ पे हमारा माइनस होगा 0.17072। दिस इज योर इनिशियल मार्जिन। तो आपका
यहाँ पर वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ रेपो कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेग that is value of bonds, that is value of bond for the purpose of repo कितनी हो गई, it will be 8.36528 crores, 8.36528 crores. So आप जब अपने इन बॉन्ड्स को बेचने जाओगे सामने वाले को, बैंक बी को, तो आप कितने का बेच पाओगे, 8.3528 करोड़ के आप इन बॉन्ड्स को बेच पाओगे, आप इन बॉन्ड्स को बेच पाओगे। पर जब आप वापस से इन्हें खरीदोगे आफ्टर 14 डेज, हमने 14 दिन के रेपो में एंटर हुए हैं यहाँ पे, ये देखो रेपो फॉर 14 डेज, तो 14 दिन बाद हम इन्हें वापस भी खरीदेंगे, तो वापस किस रेट पे खरीदेंगे ये निकालना तो बहुत आसान है। द आंसर इज जिस रेट पे बेचा था प्लस 14 दिन का इंटरेस्ट ऐड कर लो, ये तो हर कोई बच्चा भी कर सकता है, इंटू 1 प्लस पॉइंट कितना रेट, हमारा इंटरेस्ट कितना था 5.65%, तो इट विल बी 1 प्लस 5.65% इंटू 14/360। इंटरेस्ट ऐड किया ये मैंने बेसिकली और कुछ नहीं किया, इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, जस्ट में यहाँ पे ये आ गया आपका 5.65% इंटू 14/360, तो ये आ गई आपकी 8.38366 करोड़। सो दिस इज ये द वैल्यू ऑफ योर सेकेंड लेग, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर सेकेंड लेग। तो रीपेमेंट एट मैच्योरिटी कितनी करोगे आप, 8.3866 करोड़, 8.3866 करोड़। क्लियर है। मैंने यहाँ पर ICI का फॉर्मूला वाला मेथड यूज़ नहीं किया, बिकॉज एज ए ऑलवेज से कि कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ के करो तो आप ट्रिकी वाला पार्ट भी कर पाओगे। सिर्फ फॉर्मूला रट के अगर चले जाओगे तो पहली चीज़ तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वहाँ पर आप फॉर्मूला भूल जाओ एग्ज़ाम में, और दूसरी चीज़ अगर कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला जो सिर्फ खाली फॉर्मूला रट के जाते हैं बच्चे, वो सबसे पहले स्लिप कर जाते हैं। तो इसीलिए हमने कॉन्सेप्चुअली इसे पूरा समझ के सॉल्व कर लिया, एंड अब आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि रेपो का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इंटरेस्ट पोर्शन निकालना हो कि हमने इंटरेस्ट कितना पे किया, सो द डिफरेंस बिटवीन दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज बाइंग प्राइस, रीपरचेज प्राइस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा इंटरेस्ट पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा, इंटरेस्ट पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर रेपो रेट की पूरी डिस्कशन एज वेल एज अ क्वेश्चन। ओके, bye, see you all in the next video. And yes, I have one small announcement to make in case if you have stumbled upon this channel for the first time, that till 31st of October we have our risk management batch open for everyone. So if you are taking if you have chosen risk management as an elective, तो आप वो बैच एक्सेस कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। उसके रिगार्डिंग आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हो या उस बैच का क्या सिस्टम है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली है, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और कमेंट में, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव आवर सिंप्लीफाइड SFM की थ्योरी बुक भी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो मेरी। इट इज़ अवेलेबल इन अवर टेलीग्राम चैनल। इट इज़ मेड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई योर SFM की पूरी थ्योरी। यहाँ पे जैसे दिस इज दैट थ्योरी बुक, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ इन अ टेबुलर फॉर्म, सिस्टमेटिक फॉर्म में यहाँ पे सारा चल रहा है, इंक्लूडिंग यहाँ पर निमोनिक्स वगैरह भी सब बना रखे हैं ऑलरेडी। तो बच्चे SFM में अपनी थ्योरी छोड़कर चले जाते हैं, तो विच इज़ अ वेरी ग्रेव मिस्टेक। तो ताकि बच्चे ये चीज़ ना करें उसके लिए ये हमने पूरी की पूरी एक थ्योरी बुक पूरी मैंने अपनी फ्री में डाल रखी है इन माई टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन फाइंड द लिंक बिलो।
और इसके अलावा टू फर्दर हेल्प यू आउट विद द थ्योरी, एसएफएम थ्योरी, हमने एसएफएम की ऑडियो क्लिप्स भी डाल रखी हैं, ऑडियो क्लिप्स भी डाल रखी हैं, उसका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। सो दिस इज़, यू कैन सी, दिस इज़ द एसएफएम ऑडियो बाइट्स। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन वगैरह इन सब की ऑडियोस डाल रखी हैं ताकि आप इन ऑडियोस को बार बार सुन सको और ये सारी की सारी थ्योरी आपको फिर इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, सो दिस was all in this video. Thank you so much. This is your finance acharya Jatin Nagpal signing off. See you in another video. Till then, bye.